हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं सवालों को विषाणु और विषाणु जनित रोग के ऊपर, वायरस और वायरस के कारण होने वाले बीमारियों के ऊपर, यानी कि वायरल डिजीज के ऊपर। तो इस वीडियो के माध्यम से आप पूरे चैप्टर का रिवीजन कर सकते हो। वन लाइनर के फॉर्म में ये सारे सवाल होंगे और जो भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकते थे वायरस चैप्टर से और वायरल डिजीज के ऊपर, सारे प्रश्नों को हम लोग इसमें कवर कर लेंगे। तो एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप जानते हो सभी कि वायरस के ऊपर खूब सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आप ये सारे ही सवालों को जरूर देखें, ध्यान से देखें। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 71। लेकिन अगर आप चाहते हैं एमसीक्यू के माध्यम से देखना, एमसीक्यू प्लस थ्योरी, अगर आप चाहते हो एमसीक्यू प्लस थ्योरी के साथ देखें तो एनसीईआरटी सीरीज में आपको वीडियो मिलेगा, एक तो वायरस और दूसरा ह्यूमन डिजीज। ये दो चैप्टर्स मिलेंगे आपको, वायरस और ह्यूमन डिजीज। अगर आप देखना चाहते हो तो आप इस वाली वीडियो को देख सकते हो। अगर आप चाहते हो देखना तो यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाओ और वहाँ सर्च मारो वायरस स्टडी ट्यूब एजुकेशन, और ह्यूमन डिजीज चैप्टर देखना है तो वहाँ पर आप सर्च मारोगे ह्यूमन डिजीज साथ में स्टडी ट्यूब एजुकेशन। तो ह्यूमन डिजीज चैप्टर में हम लोगों ने बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज यानी कि जीवाणु के कारण, कवक के कारण, कृमि के कारण, विषाणु के कारण होने वाले बीमारियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है और उनसे कौन से अंग प्रभावित होते हैं उन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। वायरस वाले चैप्टर में हम लोग स्पेशली वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने जाना था कि वायरस क्या है और इनके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो इन दोनों चैप्टर्स को मिला करके आप वायरस को कवर कर सकते हो अगर आप एमसीक्यू प्लस थ्योरी दोनों साथ में कवर करना चाहते हो तो। बट आपने पहले से पढ़ा हुआ है कहीं से भी, तो आप इस चैप्टर के, इस वीडियो के माध्यम से आप इस चैप्टर का रिविजन कर सकते हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। अकोशिकीय जीवों के उदाहरण है। अकोशिकीय, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अकोशिकीय है, एक कोशिकीय नहीं है। एक कोशिकीय को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिसेलुलर, यहाँ अकोशिकीय यानी कि ए सेलुलर। जीवों के उदाहरण है, याद रखिएगा, विषाणु है, वायराइड है और प्रोसंक है। वायरस, वायराइड और प्रोसंक यानी कि प्रियोन। ए सेलुलर का सीधा सा मतलब है कि सेल नहीं है, सेल जैसी संरचना नहीं है। विटिकर ने किसे अपने 5 जगत वर्गीकरण में नहीं रखा है? आर.एच. विटिकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था, तो उसमें उन्होंने विषाणु, वायराइड और प्रोसंक, इन तीनों को नहीं रखा। इन तीनों को उन्होंने नहीं रखा क्योंकि उन्होंने ये कहा कि ये जो वायरस है, वायराइड है, प्रोसंक है, इनमें सेल जैसी संरचना नहीं है, कोशिका जैसी कोई इनमें प्रॉपर्टी नहीं है, कोशिका जैसी इसकी संरचना नहीं है, कोशिका ये है ही नहीं। और विटिकर साहब ने जो 5 जगत वर्गीकरण दिया था उनमें उन्होंने उन सारे जीवों को रखा है जिनके पास कोशिकीय संरचना है, इन सब के पास नहीं है, तो इन्होंने साइड कर दिया, नहीं रखा। किसे सजीव और निर्जीव के बीच संयोजक कड़ी माना जाता है? तो यह विषाणु को। आप जानते हो ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, क्योंकि जब ये एक जीवित कोशिका के भीतर होता है तब ये अपनी संख्या को बढ़ाता है, जो कि एक सजीव का लक्षण है। और जब जीवित कोशिका के बाहर हो, आउटसाइड हो, तो ये निर्जीव के जैसे बिहेव करता है, जैसे कि एक निर्जीव हो। कुछ सजीव जैसी लक्षण इनमें नहीं होती है जब ये कोशिका के बाहर होती है, जीवित कोशिका के बाहर होती है। इसीलिए ये कनेक्टिंग लिंक है सजीव और निर्जीव के बीच। वायरस का अर्थ क्या होता है? वायरस का मतलब होता है पॉइजन, विष, या फिर बोल दो पॉइजनस लिक्विड। इसी को हम लोग वेनम बोलते हैं। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा कि वायरस का मतलब होता है वेनम। वेनम बोले तो पॉइजनस लिक्विड, वेनम का ही सिनोनिम है पॉइजनस लिक्विड, विषैला तरल, विष। विषाणु की खोज किसने की? 1892 में इवानोव्स्की ने की। विषाणु की खोज कहाँ से हुई थी? टोबैको प्लांट, तंबाकू का पौधा था जिसे हो चुका था मोजेक रोग। इस रोग का कारक था विषाणु। तो पहली बार विषाणु की खोज जो है तंबाकू के पौधे से हुई, जो ग्रसित था मोजेक डिजीज से। तो पहला जो विषाणु खोजा गया वो था टोबैको मोजेक वायरस, TMV। आकार में विषाणु बैक्टीरिया से डैश होता है, छोटा होता है। आकार में जो वायरस है बैक्टीरिया से छोटा होता है। विषाणु को कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, जिसका मतलब होता है संक्रामक जीवित तरल, किसने कहा? यह कहा था W. बिजेरिनिक ने। आप केवल बिजेरिनिक याद रखो। कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, संक्रामक जीवित तरल, कहा बिजेरिनिक ने 1898 में। विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? विषाणुओं के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं वायरोलॉजी। वायरोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? स्टानले को कहा जाता है। WM स्टानले को कहा जाता है, नोबेल प्राइज विजेता है ये। विषाणु में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ के रूप में, जेनेटिक मटेरियल के रूप में RNA भी हो सकता है, DNA भी हो सकता है, लेकिन दोनों में से होगा कोई एक ही। होने को RNA DNA दोनों हो सकते हैं, लेकिन एक साथ कोई एक ही होगा, एक बार में दोनों नहीं होगा। यानी ऐसा कोई भी वायरस नहीं है जिनके पास RNA भी हो, DNA भी हो। या तो RNA होगा या तो DNA होगा। रासायनिक रूप से विषाणु एक डैश है। रासायनिक रूप से विषाणु एक न्यूक्लियो प्रोटीन है। क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन है। इनमें दो शब्द हैं, एक है न्यूक्लियो और दूसरा है प्रोटीन। तो न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड
और प्रोटीन का मतलब प्रोटीन। तो जो वायरस होते हैं वो केमिकली दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, एक न्यूक्लिक एसिड किसे बोलते हैं, आरएनए डीएनए को, और दूसरा प्रोटीन। तो मुख्य रूप से ये दो चीज़ें मिल करके वायरस का निर्माण करते हैं। विषाणु में संक्रामक भाग क्या होता है? जो वायरस है वो न्यूक्लियोप्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है प्लस प्रोटीन है। तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है यानी जो डीएनए होता है, जो आरएनए होता है, यही इसका इन्फेक्शियस पार्ट होता है। मान लो कोई डीएनए वायरस है तो जो डीएनए होगा वही है जो बीमारी कॉज करता है। तो जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वही उसका संक्रामक भाग होता है। विषाणु है अंतःकोश के अविकल्पी परिजीवी। परिजीवी आप जानते हो दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने लाइफ को चलाने के लिए। वायरस है अविकल्पी परिजीवी, मतलब इनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये अविकल्पी परिजीवी है, मतलब दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर ये चाहता है कि भाई हम जीवित रहें तो एक परिजीवी के रूप में ही ये जीवित रह सकता है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए अविकल्पी है। अंतःकोशिकीय का मतलब ये होता है कि इसे सजीव जैसा बिहेवियर दिखाने के लिए एक जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। जीवित कोशिका के बाहर ये एक निर्जीव है, इसीलिए जो वायरस होते हैं वो अंतःकोश के अविकल्पी परजीवी होते हैं। एक तो जीवित कोशिका चाहिए, जीवित कोशिका होने के बावजूद भी एक परजीवी की तरह ही ये अपने लाइफ साइकिल को चलाएगा, क्योंकि इसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए ये अविकल्पी है। प्रायः सभी पादप विषाणु डैश होते हैं। प्रायः सभी जो पादप विषाणु होते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होते हैं। प्रायः सभी जंतु विषाणु डैश होते हैं, या तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है वो, या तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है। जीवाणु भोजी विषाणु यानी कि बैक्टीरियोफेज में अनुवांशिक पदार्थ क्या है? अनुवांशिक पदार्थ है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। मोस्टली ज़्यादातर जो बैक्टीरियोफेज होते हैं उनमें जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। बैक्टीरियोफेज का मतलब जानते हो ना, वो वायरस जो बैक्टीरिया को किल करता है, जो वायरस बैक्टीरिया को किल करता है, मारता है, उसी को हम लोग बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। बैक्टीरियोफेज की खोज की टूवर्ट ने। विषाणुओं में प्रोटीन के आवरण को क्या कहते हैं? तो अभी आपने देखा जो वायरस है वो केमिकली क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन। तो इनके पास क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, मतलब आरएनए या फिर डीएनए। तो मान लो ये है आरएनए, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए चारों तरफ होता है प्रोटीन का कोट, जिसे हम लोग बोलते हैं कैप्सिड। तो ये है कैप्सिड जो कि प्रोटीन का बना होता है, और ये है इसका जेनेटिक मटेरियल, आरएनए डीएनए कुछ भी हो सकता है। कैप्सिड जिस छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे की जो दीवारें हैं वो छोटी छोटी ईंटों से मिलकर के बनी हुई है। तो एक कंप्लीट दीवार अगर कैप्सिड है तो जो छोटी छोटी ईंट है जिससे मिलकर के वो दीवार बनी हुई है, तो वो जो ईंट है उसे कैप्सोमियर बोलेंगे। वही चीज़ यहाँ पर है, ये जो कैप्सिड है ये छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बना होता है, जिसे कैप्सोमियर बोलते हैं। विषाणु का एनवेलप और पेप्लोमर क्रमशः डैश से बने होते हैं। कुछ वायरस का स्ट्रक्चर आप इस प्रकार से देखते होंगे, जैसे कोरोना वायरस का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, तो कुछ इस प्रकार के होते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल है, ये इसका कैप्सिड है, प्रोटीन कोट, और कुछ इस प्रकार की संरचनाएं आप देखते होंगे। एड्स का जो वायरस है HIV, उसमें भी आपने ऐसी संरचना देखी होगी। तो इसके बारे में बात की जा रही है। इसके बारे में यह है स्पाइक, इसी को बोलते हैं पेप्लोमर। ये जो बना होता है ना, ये ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। ग्लाइकोप्रोटीन, जो हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। और ये जो देख रहे हो आप कैप्सिड के बाद ये जो है इसे बोलते हैं एनवलप। ये बना होता है लिपोप्रोटीन का। लिपोप्रोटीन बोले तो लिपिड प्लस प्रोटीन। तो एनवलप लिपोप्रोटीन का और पेप्लोमर ग्लाइकोप्रोटीन का। विषाणुओं में कैप्सिड किसे संरक्षित करता है? तो न्यूक्लिक एसिड को, जो अनुवांशिक पदार्थ होता है उसी को प्रोटेक्ट करता है कौन? कैप्सिड। गंगा नदी का पानी क्यों नहीं सड़ता है? ऐसा कहा जाता है कि गंगा नदी के पानी में बहुत सारे बैक्टीरियोफेज जो कि बैक्टीरिया को मार गिराते हैं, इसलिए गंगा नदी का पानी नहीं सड़ता है। टोबैको मोजेक वायरस का अनुवांशिक पदार्थ क्या है? टोबैको मोजेक वायरस ये वही वायरस है जिसे सबसे पहली बार ढूंढा गया था, यानी सबसे पहली बार जो वायरस की खोज हुई वो टोबैको मोजेक वायरस था। तो ये वायरस है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, एक लड़ी वाला आरएनए। वेरियोला वायरस किस बीमारी का कारक है? वेरियोला वायरस ये वायरस का नाम है जो करता है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को हम लोग चेचक भी बोलते हैं, बड़ी माता भी बोलते हैं। अब देखो वेरियोला भी बोलते हैं क्योंकि वेरियोला वायरस के कारण ये स्मॉल पॉक्स होता है, तो हम इस बीमारी को वेरियोला भी बोलते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखिए। ऐसे ही वेरिसेला जोस्टर वायरस है जो करता है चिकन पॉक्स। देखिए स्मॉल पॉक्स जो बीमारी है वो अब दुनिया से खत्म हो चुकी है, चिकन पॉक्स अभी भी आप देखते होंगे। तो चिकन पॉक्स
जो बीमारी है ये करता है वेरिसेला जोस्टर वायरस, इसीलिए हम इस बीमारी को वेरिसेला भी सिंपली बोलते हैं, चेचक भी बोलते हैं और छोटी माता बोलते हैं हमारे इंडिया में। छोटी माता, बड़ी माता भी कहा जाता है चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स को। स्वाइन फ्लू या पिग इन्फ्लुएंजा किस विषाणु के कारण होती है? H1N1 विषाणु के कारण। वहीं जो बर्ड फ्लू है ये होती है H5N1 विषाणु के कारण। हाइड्रोफोबिया किस बीमारी को कहा जाता है? रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। रेबीज फैलती है रेबिड जानवर के काटने से। रेबिड जानवर किसको बोलते हैं? जिस जानवर के लार में रेबीज के वायरस होते हैं उसे हम लोग रेबिड जानवर बोलते हैं। तो वो जानवर जो है काट ले, प्रायः जो पागल कुत्ते होते हैं उनके सलाइवा में रेबीज के वायरस देखे जाते हैं। बट आप रेबिड जानवर याद रखो और पागल कुत्ते भी ध्यान में रखो। ज़्यादातर जो रेबीज है ना वो पागल कुत्ते के काटने से ही होते हैं। तो जो रेबिड जानवर होते हैं उनके लार में रेबीज के वायरस होते हैं, तो अगर काट ले वो या फिर बॉडी पर कहीं भी कट वट है लगा हुआ वहाँ पर वो चाट ले तो भी हो जाएगा, क्योंकि सलाइवा में है तो चाटने के बाद जो है उस कटे हुए भाग से आपके बॉडी में वायरस प्रवेश कर सकता है। रेबीज बीमारी से शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। HIV किस प्रकार का विषाणु है? HIV आप जानते हो ये रेट्रोवायरस है। HIV जो है ये नाम है वायरस का, जिस फैमिली से बिलोंग करता है वो फैमिली है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस जो होते हैं उनके पास एक खासियत होता है, खासियत ये होता है कि ये अपने RNA को DNA में कन्वर्ट कर सकता है। जो भी रेट्रोवायरस होते हैं उनके पास यही खासियत है कि वो अपने RNA को DNA में कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि इनके पास वो एंजाइम उपलब्ध है जो RNA को DNA में कन्वर्ट करता है। देखो DNA से RNA का बनना ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो RNA से DNA का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो रेट्रोवायरस के पास जो है एंजाइम्स होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाने वाले, जिसे हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है HIV। HIV का पूर्ण रूप है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस और एड्स का पूर्ण रूप है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV के कारण ही एड्स ये होती है। HIV के पास कौन सा एंजाइम होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो करवाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसका मतलब होता है RNA को DNA में कन्वर्ट करना। मतलब HIV जो है ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, तो RNA वायरस है। इस एंजाइम के इस्तेमाल से ये अपने RNA को DNA में कन्वर्ट कर देगा। रूबियोला विषाणु से कौन सी बीमारी होती है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये है रूबियोला। तो रूबियोला वायरस के कारण जो है रूबियोला बीमारी होती है। इसी को हम लोग मिजल्स बोलते हैं, हिंदी में खसरा बोलते हैं। तो ये है रूबियोला। और एक होता है रूबेला। ये रूबेला है, इसका मतलब होता है जर्मन मिजल्स, और ये रूबियोला है, इसका मतलब होता है मिजल्स। गलसुआ, इसी को बोलते हैं मम्प्स। कौन सा अंग प्रभावित होता है? गलसुआ या मम्प्स से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लाड़ ग्रंथि, जो पैरोटिड ग्लैंड है, जो कि एक प्रकार है लाड़ ग्रंथि की, इनमें इन्फ्लामेशन होता है। राइनो वायरस के कारण होता है। मनुष्यों में सबसे जो सामान्य है इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, वो है राइनो वायरस के कारण, जिसके कारण सर्दी जुकाम, सामान्य सर्दी जुकाम जो हमें होती है वो मोस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्शन है। सबसे सामान्य वायरल इन्फेक्शन है इंसानों में, तो इसी को हम लोग राइनाइटिस भी बोलते हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, पीला बुखार, जीका बुखार। डेंगू, चिकनगुनिया, पीला बुखार, जीका बुखार को फैलाने वाली मच्छर कौन सी है? इन सब को फैलाने वाली मच्छर है मादा एडीज इजिप्टी मच्छर, इसी को टाइगर मच्छर भी बोलते हैं, टाइगर मॉस्किटो। इन सारी बीमारियों में क्या होता है? जॉइंट्स में ना काफ़ी दर्द होता है, जॉइंट्स में, संधि में काफ़ी दर्द होता है। हड्डी तोड़ बुखार किसे कहा जाता है? डेंगू बुखार को कहा जाता है, क्योंकि डेंगू में बुखार के साथ जॉइंट्स में दर्द होता है। किस बीमारी में रुधिर प्लेटलेट की संख्या तेजी से कम हो जाती है? तो जिस व्यक्ति को डेंगू होता है, डेंगू होने के बाद बहुत तेजी के साथ रुधिर प्लेटलेट, ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या जो है वो कम हो जाती है। डेंगू के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। पोलियोमाइलिटिस, जिसे हम लोग सिंपली पोलियो भी बोलते हैं, किससे फैलती है? दूषित भोजन और जल से, क्योंकि दूषित भोजन और जल में वायरस होता है पोलियो विषाणु, यानी कि पोलियो वायरस। पोलियो वायरस के कारण जो है पोलियो बीमारी होती है, फैलती है दूषित भोजन और जल से। साल्क वैक्सीन और साबिन वैक्सीन। साल्क वैक्सीन जो इंजेक्शन लगाया जाता है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है ये। OPV का फुल फॉर्म है ओरल पोलियो वैक्सीन। 2 बूंद जो बच्चों को पिलाया जाता है वो OPV है। तो जो ओरल रूट से दिया जा रहा है वैक्सीन वो है साबिन वैक्सीन, क्योंकि साबिन नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने डेवलप किया था इसको। और साल्क वैक्सीन ये पहला पोलियो वैक्सीन है जिसे जोनास साल्क ने डेवलप किया था। तो ये दोनों है पोलियो के लिए। पोलियो से प्रभावित होता है तंत्रिका तंत्र, पेशी तंत्र, लेकिन इन दोनों में से किसी एक के साथ जाना हो तो आप जाएंगे तंत्रिका तंत्र के साथ। गर्दन में अकड़न इसका एक प्रमुख लक्षण है। पोलियो के टीके की खोज किसने की? जोनास साल्क ने की। पोलियो टीके का जनक कहा जाता है जोनास साल्क को। हर्पीज मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ओरल और यौन, यानी एक होता है ओरल टू ओरल कॉन्टैक्ट से और दूसरा होता है सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने से। तो संक्रमण क्षेत्र पे दर्दनाक फोफले या अल्सर हो जाता है।
हर्पीज में। हेपेटाइटिस बी डैश जनित यौन संचारित बीमारी है, विषाणु जनित यौन संचारित बीमारी है। हेपेटाइटिस जिसे हम आमतौर पर पीलिया भी बोलते हैं, जॉन्डिस बोलते हैं, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर प्रभावित होता है। पीलिया में त्वचा पीली क्यों पड़ जाती है? क्योंकि जो बिलीरुबिन वर्णक है जिससे हमारे मल के साथ बाहर निकलना था वो बाहर नहीं निकलता है और हमारे ब्लड में इसका जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण जो स्किन है वो येलो दिखने लगती है। मेनिंजाइटिस का कारक है, वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है और कवक भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो केस देखा जाता है मेनिंजाइटिस का वो वायरस के कारण देखा जाता है। तो किसी एक के साथ जाना हो तो आप वायरस के साथ जाएंगे, लेकिन हो ये तीनों के कारण सकते हैं। मेनिंजाइटिस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मेनिंजाइटिस से प्रभावित होता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क और मेरुरज्जु क्योंकि मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों को घेरने वाली जो आवरण होती है उससे हम लोग मेनिंजेज बोलते हैं, उसी में इन्फ्लामेशन होता है तो हम उसे मेनिंजाइटिस बोलते हैं। यौन संचारित बीमारी एड्स से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम उसमें बर्बाद होता है, अफेक्ट होता है। क्या होता है इसमें? जो T4 कोशिकाएं होती है या फिर बोल दो जो हेल्पर टी कोशिका होती है, ये लिम्फोसाइट है, WBC का जो एक प्रकार है। तो हो सकता है विकल्प में WBC भी दिख जाए या फिर लिम्फोसाइट दिख जाए, कुछ भी दिख सकता है, या फिर दिख जाए T4 कोशिका या फिर हेल्पर टी कोशिका या फिर CD4 कोशिका। CD4 कोशिका का मतलब क्या होता है कि वो सारी कोशिकाएं जिनके पास CD4 रिसेप्टर अवेलेबल है, CD4 रिसेप्टर अवेलेबल है, HIV उसी को टारगेट करता है। तो जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं उनके पास ये रिसेप्टर अवेलेबल है, इसीलिए HIV हेल्पर टी सेल को टारगेट करता है। चेचक या स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज किसने की? दुनिया की पहली वैक्सीन जो खोजी गई थी वो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन थी, एडवर्ड जेनर ने खोज की 1796 में। रेबीज के टीके की खोज की लुईस पास्चर ने। MMR की टीका किस बीमारी के लिए है? मम्प्स, मीजल्स एंड रूबेला। मम्प्स, मीजल्स एंड रूबेला। देखो मम्प्स है, मीजल्स है जिसे हम लोग रूबियोला भी बोलते हैं, रूबियोला, और यह है जर्मन मीजल्स जिसे हम लोग रूबेला भी बोलते हैं। इबोला वायरस, जीका वायरस, चिकनगुनिया वायरस को सबसे पहले कहाँ देखा गया था? अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप। इबोला वायरस और निपा वायरस का प्राकृतिक वाहक किसे माना जाता है? फल चमगादड़ को। भारत में निपा वायरस का विस्फोट सबसे पहले कहाँ हुआ था? ये आपके RRB NTPC CBT 1 2021 में आई थिंक सवाल पूछा गया था कि निपा वायरस का विस्फोट भारत में कहाँ हुआ था। निपा वायरस के ऊपर सवाल पूछा गया था। तो पश्चिम बंगाल में विस्फोट हुआ सबसे पहली बार 2001 में, और उसके बाद 2007 में, उसके बाद केरल के अंदर 2018 और उसके बाद 2019 में। एड्स का पहचान सबसे पहले कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था 1981 में। हमारे इंडिया में एड्स का जो पहला मामला आया था वो 1986 में आया था, चेन्नई के अंदर। फीमेल सेक्स वर्कर्स थी कुछ, उनके अंदर एड्स देखा गया था 1986 में चेन्नई के अंदर सबसे पहली बार भारत में। एलिसा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किस बीमारी का पता करने के लिए जांच है? एड्स का पता करने के लिए ये दो जांच हैं। सार्स, मर्स, कोविड-19 किस वायरस के कारण होते हैं? कोरोना वायरस के कारण। कोरोना वायरस के कारण ही आप जानते हो कोविड-19 बीमारी जो है पूरी दुनिया में फैली हुई है। सार्स, मर्स भी कोरोना वायरस के कारण ही होता है। कोरोना वायरस ये फैमिली का नाम है, ठीक है, एक पूरी फैमिली है जिसे हम लोग कोरोना वायरस बोलते हैं। सार्स का फुल फॉर्म ध्यान में रखें, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और मर्स का फुल फॉर्म क्या होता है? मर्स का फुल फॉर्म होता है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग किस कारण होता है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग ये वायराइड के कारण होता है। देखो वायराइड है, वायरस नहीं है। वायराइड वायरस से भी छोटा होता है। वायराइड की खोज किसने की? डायनर ने की 1971 में, और वायरस की खोज हो गई थी 1892 में। वायराइड में किसका अभाव होता है? देखो आपने देखा वायरस के पास जो वायरस है, विषाणु है, उनके पास अनुवांशिक पदार्थ होता है और प्रोटीन कोट होता है। वायराइड के पास ना केवल और केवल अनुवांशिक पदार्थ होता है, केवल और केवल। वायराइड के पास केवल अनुवांशिक पदार्थ होता है, वो भी RNA होता है। प्रोटीन कोट जो है, जो हम वायरस में बोलते हैं कैप्सिड, प्रोटीन कोट, ये प्रोटीन कोट नहीं होता है वायराइड के पास। वह कौन सा अकोशिकीय जीव है जिसका आकार विषाणु के समान है, उसमें अनुवांशिक पदार्थ नहीं पाया जाता, केवल संक्रामक फोल्ड प्रोटीन उपस्थित होता है? आपने देखा वायरस के पास प्रोटीन कोट भी है और अनुवांशिक पदार्थ भी है। वायराइड में आपने देखा कि केवल अनुवांशिक पदार्थ है, प्रोटीन कोट नहीं है। आप देखो जो प्रियोन है, प्रोसंक है, इनके पास ना केवल प्रोटीन है, केवल प्रोटीन है, अनुवांशिक पदार्थ है ही नहीं।
जंतुओं में बोवाइन स्पंजीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, जिसे शॉर्ट में BCE बोलते हैं, नामक रोग का कारक है प्रियोन है। प्रियोन को स्लो वायरस भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखो। तो जो बोवाइन स्पंजीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी है, बोवाइन स्पंजीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी है, अगर ये बीमारी जो है मानवों में हो जाए तो उसे हम लोग CR जैकब डिजीज बोलते हैं, और अगर कैटल में हो जाए, मवेशियों में हो जाए, तो इसी को हम लोग मिड काउ डिजीज बोलते हैं। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिए। आकार में डैश वायरस से भी छोटा होता है। जो वायराइड है आकार में वायरस से भी छोटा होता है। सबसे छोटा जो होता है वो वायराइड होता है। वायरस और प्रियोन का साइज जो है ये बड़ा बड़ी होता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कौन सी बीमारी करता है? जेनिटल वार्ड्स, ये यौन संचारित बीमारी है, जेनिटल वार्ड्स। तो ये हमारा वायरस जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। मैंने कोशिश किया है कि सारे जो महत्वपूर्ण सवाल है वो मैं आपको करवा दूं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो सच में, तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।